हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-138 अद्विका और शौर्य के शिष्य। शौर्य और चीफ का परिवार रात को खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। सभी ने जमकर खाना खाया था तो सभी को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह 4 बजे शौर्य की आंख खुली और वह उठकर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने बाहर निकल गया। सुबह सुबह शौर्य जिस पार्क में चला गया था वहां बैठकर उसने थोड़ा ध्यान लगाया। उसके बाद अपना वार्म अप किया, फिर एक हल्की दौड़ लगाकर पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मुंबई के प्रदूषित वातावरण में भी पार्क के अंदर ताजी और शुद्ध हवा थी जो सीधे समुद्र से आ रही थी। शौर्य जब बेंच पर बैठकर आराम कर रहा था तभी उसे दूर ट्रैक सूट में दौड़ते हुए एक लड़की दिखाई दी। जब वह दौड़ते हुए शौर्य के नजदीक आए तो शौर्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और दिल की धड़कन बढ़ गई। मानो उसका दिल कह रहा हो, ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। तभी सिस्टम ने ताना मारा, लो आ गई महारानी साहिबा तुम्हारे नाम का मूंग दिल ने। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य बोला, तुम्हें क्या पता इस लड़की को पटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जनरल विक्रम को तो मैंने पहले ही पटा लिया है, लेकिन ये है कि मुझे अभी तक सीरियस नहीं लेती। तभी वह लड़की शौर्य सामने से अपनी धुन में उसे बिना देखे ही चली गई। उसके लंबे काले बाल किसी शिखा की तरह हवा में ऊपर उड़ रहे थे जिन्हें उसने एक रबर के बो से सिंगल जुड़े में बांधा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसकी छोटी छोटी बालों की लटें उसकी आंखों पर बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। वह उन्हें दौड़ते हुए अपने सांसों से चेहरे से उड़ा रही थी। उसका स्लिम और फिट फिगर ट्रैक सूट के अंदर भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे देख शौर्य खुद पागल हुए जा रहा था। इसकी खूबसूरती माया के समान थी, लेकिन माया एक मधुर बांसुरी थी तो ये एक रुद्र वीणा की तरह गहरी और आक्रामक लग रही थी। शौर्य के पास से जब वह लड़की निकल गई उसके पीछे शौर्य भी दौड़कर चला गया। जब वह उसके बगल में पहुंचा तो वह बोला, और मेजर अद्विका परमार क्या हाल है। अचानक शौर्य की आवाज सुनकर अद्विका की दौड़ने की लय बिगड़ गई और वह डगमगा गई। उसने खुद को तुरंत रोक लिया और शौर्य को आश्चर्य से देखने लगी। शौर्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतने दिनों से कहाँ थे? कितने फोन किए तुम्हें पर तुम्हारा मोबाइल हमेशा बंद रहता है। ये सुनकर शौर्य बोला, मैं मुंबई में ही रहता हूँ तो यहाँ तो आ सकता हूँ, और पिछले 2 महीनों से मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया था। वैसे तुम कब वापस आए सियाचिन से? ये सुनकर अद्विका ने थोड़ा इधर उधर देखकर कहा, वो मेरा ट्रांसफर यहीं के आर्मी फोर्सेस के हॉस्पिटल में हुआ है, तो मुझे मम्मी पापा के साथ अब यहाँ रहना पड़ेगा। दादाजी भी रिटायरमेंट के बाद यहीं आ जाएंगे। तो ये बात है। एनीवे, वैसे तुम मुझे पिछले 2 महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही थी? शौर्य के इस सवाल पर अद्विका थोड़ा झेप गई। फिर उसने शौर्य को बात बनाते हुए बोला, मैं सोच रही थी कि एक बार तुमसे फिर मिल लूं और अपने ट्रेनिंग के बारे में पूछ लूं, तो मैंने आपको कॉल किया था। शौर्य ने जब ये सुना तो खुश होकर हंसते हुए बोला, मैं तो तुम्हें आज भी ट्रेनिंग दे दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि तुम्हें तो मैंने पहले ही अपनी शर्त बता दी है। ये सुनकर अद्विका का मुंह बन गया और बोली, क्या तुम हर उस लड़की को शादी के बदले ट्रेनिंग ऑफर करते हो? ये सुनकर अब शौर्य की बारी थी थोड़ा चौंकने की। फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं, इससे पहले सिर्फ अपने मंगेतर को थोड़ा बहुत सिखाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे मैं आगे कुछ सिखाता उससे पहले ही मैंने सगाई तोड़ दी। ये सुनकर अद्विका गुस्से से बोली, इसका मतलब उस लड़की का इसमें कोई दोष नहीं था क्योंकि तुमने खुद सगे तोड़ने की पहल की थी। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सख्त भाव से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस लड़की ने मेरी आंखों के सामने दूसरे लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। अब अगर वह दूसरे से शादी कर रही थी तो फिर क्या मेरी सगाई बाय डिफॉल्ट टूट नहीं गई? इसीलिए मैंने खुद आगे बढ़कर मेरी सगाई तोड़ डाली, क्योंकि उसके परिवार के साथ मेरे अच्छे संबंध थे और मेरे बचपन की सारी अच्छी यादें उन्हीं से जुड़ी थी। ओह, आई एम सॉरी। वैसे ऐसी क्या कमी थी तुम्हारे अंदर जो उस लड़की ने तुम्हें ठुकराकर उसे चुन लिया? शौर्य ने जब ये सवाल सुना तो उसने अपने आसपास देखा और एक खाली बेंच की तरफ जाकर उस पर बैठ गया और अद्विका को भी बैठने का इशारा किया। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। उसे आज नहीं तो कल ये बात अद्विका को बतानी तो थी ही। दरअसल उसे एक अहिंसावादी और दयालु पति चाहिए था जो अपने दुश्मन को भी दया दिखाए और उसे माफ करे।
लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं मेरे दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता। मेरे ख्याल से मेरे दुश्मन या कोई बुरे लोग अगर अपने पूरे होशो आवाज में बुराई के रास्ते पर चलते हैं, इसका मतलब उन्हें ये मालूम होता है कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन फिर भी अगर वे उस घटना को अंजाम देते हैं, इसका मतलब वे धर्म को भूल चुके होते हैं। इन्हें फिर एक बार धर्म का मार्ग बताना यानी किसी पत्थर के सामने बीन बजाने जैसे होता है, तो मेरे हिसाब से इसके लिए फिर हम एक ही काम कर सकते हैं और वह है उनका अंत। मैंने उसके सामने कई बुरे लोगों को मार दिया और कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए, जिस वजह से उसे मैं किसी शैतान की तरह लगने लगा जो लोगों के खून का प्यासा है। तो उसने ऐसे इंसान का चुनाव किया जो हमेशा मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है, एक टिपिकल सुपरहीरो की तरह। लेकिन मैंने भी जान बचाने के लिए लोगों को मारा था। मैंने उन आतंकवादियों को उनके जड़ से देश से खत्म कर दिया था, तो क्या मैं सुपरहीरो नहीं था? अद्विका ने शौर्य की बात ध्यान से सुनी और वह बोली, एक तो वह भावनाओं में बह गई होगी या उसे उस लड़के का छोटी छोटी मदद करता हुआ चेहरा भा गया होगा। ये लड़कियों का प्रॉब्लम होता है, वे हमेशा बाहरी सुंदरता को अहमियत देती है और हर घटना को सिर्फ ऊपर से देखकर उसे जज करती है। तुमने ऐसी लड़की से पीछा छुड़ाकर अच्छा किया। तभी शौर्य अद्विका से कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पास कोई कारण होगा और मैं अगर किसी की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर देता हूँ, क्या तुम्हें भी मैं किसी शैतान की तरह लगूंगा? ये सुनकर अद्विका बोली, मैं खुद आर्मी में हूँ और कई बार तो मैं खुद सीजफायर तोड़कर दुश्मनों पर हमला कर चुकी हूँ। मेरे लिए मरना और मरना एक जैसा है। मैंने तो 2 बार अरेस्ट किए गए आतंकवादियों को खुद इंजेक्शन देकर तड़पा तड़पाकर मारा है। शौर्य ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी तलवार उसके दिमाग के अंदर से बोली, मास्टर लगता है ये भी आपकी तरह एक साइको है। आपकी अच्छी जोड़ी जमेगी। लोग ब्यूटी विद ब्रेन ढूंढते हैं, लेकिन आपको ब्यूटी विद पावर मिल गई है, ये मौका मत छोड़ो। मैं तो कहती हूँ इसे अभी डायमेंशन के अंदर डाल दो, फिर हम इससे तुम्हारी शादी रचा देंगे। शौर्य ने उसकी ऐसी बात सुनी तो अपने सिर को झटका, क्योंकि उसे भी ऐसा हो कुछ ख्याल आ रहा था। तभी शौर्य के 12 बजे हुए देखकर अद्विका बोली, क्या हुआ? ऐसे कहाँ खो गए? शौर्य झट से होश में आया और बोला, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं बस सोच रहा था कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो क्या तुम अपने पति को भी इंजेक्शन लगा दोगी? ये सुनकर अद्विका हंस पड़ी और बोली, मैं उसे भला इंजेक्शन क्यों लगाऊंगी? उसे तो मैं रात में नींद में गला दबाकर मार दूंगी अगर उसने मुझे कोई धोखा देने की कोशिश की या मेरे पिता पीछे कोई ऐसी वैसी हरकत की। तभी शौर्य डरते हुए उससे दूर होते हुए बोला, कैंसिल, सब कैंसिल, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, भले तुम मुझसे शादी भी कर लो, तुम पहले ही इतनी खतरनाक हो, बाप रे क्या जमाना आ गया है। जब अद्विका ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई और बोली, मैं भी तो तुमसे कहाँ शादी करने के लिए मारी जा रही हूँ, वो तो बस तुम्हारी खास युद्धकला मुझे सीखनी थी। भेड़िए जैसी शक्ल है तुम्हारी। तभी शौर्य भी ये सुनकर चिढ़ गया और बोला, तुम कहाँ कोई अप्सरा हो, चलती फिरती चुड़ैल हो तुम। मैं तुम्हारी जैसी खतरनाक लड़की को कभी भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। खुद के लिए चुड़ैल शब्द सुनकर अद्विका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तुरंत शेर के बाल पकड़े और उसे खींचना शुरू किया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी जिसे शौर्य छुड़ा नहीं पाया, इसीलिए शौर्य ने भी उसकी चोटी को पकड़ा और खींचने लगा। उनकी ऐसी हरकत देखकर आसपास के लोग उन्हें देखने लगे। तभी एक बुरी आवाज आई, शौर्य ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसे चूहे बिल्ली की तरह लड़ना। ये सुनकर शौर्य ने झट से उसके बाल छोड़ दिए, मगर अद्विका खान मानने वाली थी। उसने अपना एक हाथ शौर्य के कानों की तरफ बढ़ाया और उसके कान को जकड़ लिया। इस बार भी शौर्य को दर्द नहीं हुआ, पर उसे गुस्सा जरूर आया। शौर्य ने अद्विका के आंखों में देखा और फिर झटके से उसके चेहरे को अपने सामने लाया और उसे एक जोरदार किस कर दिया। उसके किस करते ही अद्विका उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर शौर्य ने उसे इस बार नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड तक उसके ओंठों का स्वाद लेने के बाद शौर्य ने अपने ओंठों पर उंगली फेरी और बोला, मजा आ गया, अब अगर अगली बार मुझे फिर ऐसे मरोगी तो मैं बहुत कुछ करूंगा तुम्हें। तभी फिर वही बुरी आवाज आई, शौर्य क्या तुम इस लड़की को जानते हो? क्या मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है? शौर्य ने फिर उस आवाज की दिशा में आखिर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं चीफ थे। शौर्य झट से खड़ा हो गया और बोला, दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस बातों बातों में हमारी बहस हो गई तो। हाँ बस मैं समझ गया, लेकिन क्या मुझे बताओगे कि ये लड़की कौन है? ये सुनकर शौर्य तुरंत बोला, ये उस बुढ़ाऊ विक्रम परमार की पोती है, मेडिकल विंग की मेजर अद्विका परमार। तभी चीफ के चेहरे के भाव बदल गए और फिर थोड़ा आवाज में नरमी लाकर बोले,
ओ तो वो तुम हो, मैं खुद तुम्हारा बड़ा फैन हूँ। तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट के लोग व्हाइट डेथ कहते हैं। आज तुम्हें देख भी लिया। ये सुनकर अद्विका शौक होकर सवालिया नजरों से चीफ को देखने लगी तो शौर्य ने उसे बताया, ये मेरे दादाजी और देश के एक्स रॉ चीफ जो पिछले महीने रिटायर हुए हैं। अद्विका ने ये सुना तो उसे समझ नहीं आया कि इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। हड़बड़ाते हुए उसने पहले सैल्यूट किया, फिर झुककर उनके पैर छुए। इसे देख चीफ मुस्कुराए और बोले, कहाँ है वो विक्रम का बच्चा? उसके वजह मुझे स्पेशल फोर्स में से कोई एजेंट नहीं मिला मेरे पूरे कार्यकाल में। ये सुनकर अद्विका ने नजरें झुकाई और बोली, वो दादाजी अभी भी सियाचिन में है, उनकी रिटायरमेंट अगले महीने है। ये बात सुनकर दादाजी ने अद्विका के कंधे थपथपाए और बोला, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं विक्रम को कोस रहा हूं, पर मैं उसे अपना राइवल मानता हूं। उसने इस देश को जाबांज सिपाही दिए हैं और मैंने भी जाबांज एजेंट्स दिए हैं। हम दोनों में हमेशा ये दौड़ लगी रहती थी कि हम में से कौन बेहतर करता है। भले हमारे डिपार्टमेंट अलग थे, तुम्हारा दादाजी बाकी आर्मी यूनिट्स को उस लायक नहीं समझता है। इसीलिए तो आज भी एनुअल आर्म्ड फोर्स कंपटीशन में हमेशा माउंटेन रेट्स आगे रहते हैं। ये सुनकर अद्विका ने अपनी आंखें ऊपर उठा ली और चीफ को देखने लगी। तभी दौड़ते हुए वरुण और अरुण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले शौर्य को विश किया और फिर अद्विका को देखने लगे। तभी दादाजी बोले, बच्चों ये मेजर अद्विका है, तुम्हारे सर की होने वाली वाइफ। इन्हें भी विश करो। दोनों ने ये सुना तो उन्होंने अद्विका को भी हाथ जोड़कर विश किया। लेकिन दूसरी ओर अद्विका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। शौर्य भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी शौर्य ने अद्विका की ओर देखा और अपना सीना चौड़ा करते हुए उसे बोला, अद्विका ये दोनों मेरे पहले पूर्ण शिष्य बनने वाले हैं। बड़े का नाम अरुण है और छोटे का नाम वरुण है। ये सुनकर अद्विका पहले चौंकी, फिर उसका चेहरा उतर गया। शौर्य ने ये देखा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वो भी यही चाहता था कि वह शौर्य से सीखने के लिए ही सही उसके शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करे। उसके बाद सब लोग गार्डन में थोड़ी देर तक टहलकर वापस अपने अपने घर चले गए। जब शौर्य घर पर पहुंचा तो सुबह का नाश्ता पहले ही टेबल पर रखा था और सारी लड़कियां उठकर किचन में वरुण की मां को मदद कर रही थी। तभी विराज जम्हाई देते हुए अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने चीफ को देखा वह एकदम होश में आया और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके वापस नहाने चला गया। तभी चीफ बोले, ये कभी नहीं सुधरेगा, इसके आंखों की नींद क्यों जल्दी नहीं खुलती पता नहीं। अगर रात को जागना हो तो ये सबसे बेस्ट है, पर जब बात सुबह जल्दी उठने की हो तो इसके जितना लेट कोई नहीं सोता। सभी ने जब ये सुना तो वे लोग उस पर बहुत हंसने लगे। हंसी मजाक करते हुए सभी ने नाश्ता खत्म किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। इधर शौर्य के पास भी कोई खास काम नहीं था, तो उसने इन दोनों को दीक्षा देने की सोची। शौर्य हॉल में खड़ा हो गया और वरुण और अरुण को पास बुलाकर बोला, तुम दोनों की मैं आज से ट्रेनिंग शुरू करूंगा। मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात साफ बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। दोनों बच्चों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ घुमाया और इन दोनों को डिमेंशियो के अंदर भेज दिया। इन दोनों को शौर्य ने डायमेंशन के अंदर अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया। अब उन दोनों के सामने एक चुनौती थी जिसमें उन्हें जंगल के रास्ते आगे बढ़ना था। उन दोनों को जंगल में कई सारे अनजान खतरों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। कैसे होगी अरुण और वरुण की जिंदगी? अपने पहले ही दिन उन्हें शौर्य ने खतरे में डाल दिया था। क्या दोनों अपनी इस छोटी सी टेस्ट को पास कर पाएंगे? क्या शौर्य कभी अद्विका को ये युद्धकला सिखाएगा? अब क्या होगा आगे?